चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CS प्रोफेशनल का अपना मॉड्यूल 2 पेपर नंबर 6 सबसे इंटरेस्टिंग या डिटेल्ड सब्जेक्ट पूरे ग्रुप 2 में या पूरे आपके प्रोफेशनल के सिलेबस में है। तो दैट इज पेपर नंबर 6। अब इसमें टॉपिक्स काफी सारे हैं और सब्जेक्ट का जो पार्टीशन इन्होंने किया है उसमें 3 पार्ट्स में पूरा सब्जेक्ट बांटा हुआ है। तो फर्स्ट जो है वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, CR, जिसमें मेनली आपका मर्जर अमालगमेशन है। शॉर्ट स्टोरी के भी क्या आएगा, तो 40 मार्क का वेटेज उसको दिया। 20 मार्क का जो है वो बिजनेस वैल्यूएशन है, उसमें बोलते हैं प्रैक्टिकल्स भी आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल पूछते दूसरे 2 पार्ट्स में। A पार्ट में पूछ लेते, B में थियरी आ जाती है, तो वो पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग है, वो भी देखेंगे। और थर्ड पार्ट जो है दैट इज इंसॉल्वेंसी। ये आपका IBC 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आज की डेट में इसका वेटेज एग्जाम में 40 मार्क्स का है एंड इंसॉल्वेंसी इज अ कोर फील्ड। तो ये भी ट्रेंडिंग है। देखो, जितनी ज्यादा कंपनीज बनेंगी उतनी ज्यादा बंद भी होंगी, उतनी क्राइसिस में भी जाएंगी। एंड स्टार्टअप्स का तो रिकॉर्ड है, 92% स्टार्टअप्स इंडिया में फेल है। पर ये साइड आपको कोई बताता नहीं मीडिया में। हर किसी को क्या स्टार्टअप ही बनाना है कि मैं भी भाई कुछ बड़ा कर लूंगा, स्टार्टअप बना दूंगा। बट कितने स्टार्टअप्स फेमस और सक्सेसफुल है? फेमस अलग है, प्रॉफिटेबल अलग है। तो पहले तो कितने स्टार्टअप्स पॉपुलर हैं, उनमें से कितने प्रॉफिटेबल है, वो अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो 1% भी नहीं निकलता है। और जितने खुलते हैं उससे ज्यादा बंद होते हैं। अपनी तो 5 उंगलियां घी में है। कंपनी बनानी है तो भी अपने पास आएगा, बचानी है तो भी अपने पास आएगा, और हाथ जोड़ दिए कि बंद कर दो इसको तो भी अपने पास आएगा। तो अपने को तो हर बार पैसे कमाने हैं, इसलिए अपना टेंशन नहीं है। तो IBC आज की डेट में कोर फील्ड हो गया है, बिकॉज कंपनीज क्राइसिस में चली जाती है और जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें अच्छी अच्छी कंपनी के बिजनेस का आज क्या है कल क्या है पता नहीं है। वो सब ट्रम्प चाचा पे डिपेंड करेगा, सुबह उठ के क्या बोल दिया। तो मार्केट बड़ा वोलेटाइल है और वोलेटिलिटी में क्राइसिस आ जाते हैं तो उसमें कंडीशन होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंसॉल्वेंसी की जो प्रॉब्लम है वो बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम और रेलेवेंट है, और इसलिए आपके सिलेबस में ये चीज है। तो हो सकता है आगे आपकी कोर फील्ड बन जाए। अब इंटर्नशिप में जब आप जाओगे तो आप कहाँ पे इंटर्नशिप करते हो, क्या सीखते हो, उसमें ये भी एक फील्ड है जो आपको काम सीखने को मिल सकता है। और अगर मिलता है तो अच्छी फील्ड बन सकती है, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में बंद हो जाएंगी, इसकी डिमांड नहीं है। अच्छा, ये सब डेवलपमेंट्स भी काफी रिसेंट है, ये बहुत 50 साल पुराने कानून नहीं है। जो इंडिया में, इसका बेस पे थोड़ा अपन चलते हैं, जो इंडिया में डेट रिकवरी वाला प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत खराब है। बिकॉज देखो, जो चीज वो चढ़ता सूरज है सबको मजा आ रहा है, लेकिन जब डूब रहा है ना तो बचाने के लिए किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब बिजनेसेस क्राइसिस में जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जाते हैं, और कितनी बार बिजनेस शटडाउन हो जाते हैं, तो अब जो बचा कुचा है वो जो रिकवर करके देना है इन्वेस्टर्स को, क्या जिसका जो पैसा वापस आता है उतना तो है। कम से कम 100 में से अगर किसी का 20 रुपया भी वापस आता है ना, तो डूबे हुए में से 20 रुपया भी अच्छा लगता है कि आया तो सही। अब इंडिया में अभी तक जो लॉज थे बिफोर 2016, इवन बिफोर 2013 न्यू कंपनीज एक्ट से पहले, वो लॉज बहुत स्कैटर्ड थे। एक कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था आपका, एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 चल रहा था। तो ये सब जो प्रोविजन है, अच्छा अथॉरिटीज में CLB थी, BIFR थी, ये सब नाम अपने कंपनी लॉ में कहीं बीच बीच में पड़े होंगे। ये सब ओल्ड अथॉरिटीज हैं। अब ये सारी अथॉरिटीज स्कैटर्ड, इनके प्रोसीजर्स इतने स्लो, और ये सारा डेट रिकवरी और जो भी वसूल करना है, पैसे रिटर्न करने, सब कंपनी लॉ के थ्रू चलता था मेनली। तो कंपनीज एक्ट में उतने स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस या उतने डेडिकेटेड प्रोविजंस नहीं थे। तो बिकॉज ऑफ दैट ना रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। देखो, एक बेसिक एग्जांपल आपको देता हूँ चीज कैसे होती है। एक ऐसा है कि आपका मोबाइल फोन है, अभी वर्किंग कंडीशन में अच्छा खासा है, अच्छी कंडीशन में, अभी आप इसको बेचोगे तो इसको आपको काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर एक होता है कि फोन में थोड़ा खर्चा है पर अभी चल रहा है, बंद होने से पहले बेच दिया ना तो अच्छी वैल्यू मिलेगी। एक बार आपका फोन बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, चालू नहीं हो रहा, अब उसकी वैल्यू एकदम से ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, चालू नहीं हो रहा है तो अभी जस्ट कल खराब हुआ है, आज आप जाके दे दोगे ना तो फिर भी आपको ठीक पैसे मिल जाएंगे। आप उसको साल भर पड़ा रहने दो ड्रॉअर में, फिर उसको बेचने निकालो, उसकी देखो वैल्यू कहाँ जाती है। बोले भैया इसका क्या मिलेगा, 500 रुपये भी नहीं मिलेंगे। आप किसी को ऐसे ही खेलने को दे दो बच्चों को, ऐसा बोलते हैं दुकान वाले, 500 भी नहीं मिलेंगे। तो आप जितना उसको डिले करोगे उतना ना पर डे उसकी वैल्यू वाइप ऑफ हो रही है। और जो अब जैसे फैक्ट्री है, बिजनेस है, कंपनी है, चलती हुई फैक्ट्री है, रनिंग मशीनरी है, डे टू डे फुटफॉल है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस मशीन की वैल्यू ज्यादा है। फैक्ट्री जस्ट शट डाउन की है ताजा ताजा, तो अभी मशीन उतनी डिटीरियोरेट नहीं हुई, अभी भी उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर आप उसको बेचने में, पैसा वसूल करने में, उसका ऑक्शन करने में 2 साल 3 साल 4 साल लगा दोगे तो जंग खा जाएगी चीज पड़ी हुई, फिर क्या वैल्यू उसकी। तो जो 100 का 40 मिल रहा था अब वो 15 हो चुका है, जस्ट बिकॉज आपने डिले किया वो 40 का 15 हो चुका है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इंडिया में ये क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा सवाल थे कि यार गवर्नमेंट ठीक से नहीं एग्जीक्यूट कर रही है। जिसका चल रहा है वो खुश है, बट जिसका नुकसान हो गया उस नुकसान को मिनिमाइज करने का प्रोविजन ठीक नहीं। तो जिसमें कंपनीज एक्ट 1956
और आपका SICA वॉज अ ट्रबल। तो ये पॉइंट आ गया कि अब इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि इसको कैसे हम कंट्रोल करें। और दूसरा क्या होता है ना कि डायरेक्ट सॉल्यूशन ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस बंद कर दो। गाड़ी खराब होती है तो रिपेयर कराते हैं, सीधा बेच देते हैं। ऐसा तो डंपिंग यार्ड में डंप करके आ गए, बोले आज स्टार्ट नहीं हो रही, चेक करा ले भाई, ठीक करा ले उसको, अगर ठीक हो जाती है तो चला ले उसको, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए कि अगर कोई बिजनेस डाउन साइड पे है तो रादर देन जस्ट वाइंडिंग इट अप विदाउट थिंकिंग, आप पहले उसको गोइंग कंसर्न के तौर पे जिंदा रखने की कोशिश तो करो। अब किसी इंसान की तबीयत खराब है तो ऐसा थोड़ी ना उसका वेंटिलेटर बंद कर देंगे कि जा भाई अब क्या रिपेयर कराना, उसका इलाज कराएंगे, जब तक हो सकेगा एफर्ट करेंगे कि उसको बचाना है। डॉक्टर बोलते कि अब कुछ नहीं हो सकता तो एक बात अलग होती है, लेकिन तब तक तो अपन कोशिश करते हैं। सेम चीज बिजनेस में भी होनी चाहिए जो तब तक नहीं हो रही थी। इंडियन डेटा एवरेज ये बोलता है कि पुराने प्रोविजंस में, जहाँ पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, BIFR, CLB, सीका एक्ट और आपका कंपनीज एक्ट 1956 था, 4.5 साल का एवरेज था रिकवरी में। जब एक कंपनी बंद करो ना तो आज कंपनी शटडाउन हुई है, सारी एसेट्स रिकवर करना, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर और पे ऑफ करना, वो प्रोसेस में 4.3 ईयर्स 4.5 ईयर्स का एवरेज टाइम था। आप सोचो आज कोई फैक्ट्री बंद हुई है, 4 साल के बाद क्या बचेगा उसमें, वैल्यूएशन कितनी डाउन हो जाएगी, आज तो डाउन है ही और डाउन हो जाएगी। बोला नए लॉज ऐसे होने चाहिए जो इस प्रोसेस को क्विक करे, बिकॉज टाइमिंग इज द मेन एसेंस। अगर ये 4.5 साल को अगर आप 6 महीने पे ला सकते हो तो आपको सही वैल्यू मिलेगी। आपका इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले डरेगा नहीं, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो पैसा लगाने से पहले ये हिस्ट्री देखता है कि भाई 1 साल पहले 2 साल पहले जो कंपनियां बंद हुई उसमें क्या हाल हुआ। अब जब उसको पता चलता है कि यार अगर नुकसान में गए तो समझो पूरा ही गया, 100 का 20 भी नहीं मिलेगा, ये लोग इतना स्लो काम करेंगे कि जीरो हो जाएगा, तो लगाने से डरेगा। बट उसको पता है कि चांस लेता हूं मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट वो फेयर तो हो कि अगर नुकसान हुआ तो मेरी रिकवरी तुरंत होगी, तो 100 का 40 वापस आएगा, आई एम रेडी टू टेक द लॉस, वो रिस्क में ले सकता हूँ। बट ऐसा नहीं हो कि सिस्टम के स्लो होने की वजह से मेरा पैसा जो आ सकता था वो भी मेरे हाथ से चला जाए। तो जब ये रिफॉर्म्स आए उस वजह से चीजें बेटर हुई। अब रिफॉर्म्स में इन्होंने किया क्या कि जितनी भी स्कैटर्ड चीजें हैं जो मैंने अभी आपको नाम लिए, इन सबको पहले तो एक अम्ब्रेला में डाला कि जो छूटा पड़ा हुआ ना सब इधर उधर, कंपनीज एक्ट कुछ बोलता है, SICA कुछ और बोलता है, कभी इनमें कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, इधर का ऑफिसर कोई और है, उधर की अथॉरिटी कुछ और, बोले ये सब ठीक करो, सबको एक अम्ब्रेला में लेके आओ। तो पहले तो कानून एक बनाओ जो इन सबको इंटीग्रेट करे। तो उसके लिए कानून बनाया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। कोड जो वर्ड यूज किया ना उसी से वो बात क्लियर हो जाती है। आपको मैंने पहले भी शायद बोला होगा, एक्ट में और कोड में डिफरेंस है। एक्ट जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही लॉ बनाता है, लेकिन कोड इज एन अम्ब्रेला लॉ। वो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स और बहुत सारे रेगुलेशंस और रूल्स जो एक सब्जेक्ट पे है उन सबको ना इंटीग्रेट करके उन सबके ऊपर एक अम्ब्रेला क्रिएट कर देता है कि सब कुछ अब मेरे विद इन आ चुका है। वैसा है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नाम इसलिए रखा बिकॉज दिस इज नॉट ओनली एन इंडिविजुअल एक्ट जो मनी रिकवरी की बात करता है, इसमें सारी सिस्टम को एक साथ समराइज करके एक सिंगल यूनिट बना दिया। जैसे अपन ने GST में देखा, भाई वो तो एक्ट खत्म कर दिए, बट इन्होंने यहाँ पे क्या है ना हर चीज को टोटली खत्म नहीं किया। आज की डेट में ऐसा है कि DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आज भी है, उसको खत्म नहीं किया। CLB खत्म कर दी, BIFR खत्म कर दिया, SICA रिपील कर दिया, कंपनीज एक्ट नया लेके आ गए। बट इसके बदले जो कुछ भी आया, अब क्या आया तो बोला कंपनीज एक्ट 2013, फिर अथॉरिटी कौन सी आई, NCLT। अब 2013 का कंपनीज एक्ट, NCLT और जितना भी ये इंसॉल्वेंसी का इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी सिस्टम है वो सब किसके अंडर में आ गया, IBC। तो ये एक ऐसा कानून बनाया जो इन सबका टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, या समझो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अथॉरिटी नहीं बोल सकते लेकिन रेगुलेशन वाला प्रोविजन है जिसके अंदर सब कुछ आता है। तो कोड जो वर्ड यूज किया उसका मेन इंटेंशन वही था कि दिस इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल एक्ट, ये एक पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम के विद इन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे कानून कवर होते हैं। 2016 में जब ये लेके आए IBC तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म माना गया और इसके थ्रू इसके प्रूफ भी दिए गवर्नमेंट ने कि इससे हमने काम बहुत बेटर किया। अब IBC के बाद जो एवरेज रिकवरी टाइम है या एवरेज जो भी आपका इंसॉल्वेंसी को ठीक करने का टाइम है वो 4.3 ईयर्स या 4.5 ईयर्स के एवरेज से ये लोग 1 से 1.5 साल की रेंज में लेके आए हैं। तो दिस शोज के ऑन ग्राउंड रिजल्ट मिला और बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रोसीडिंग्स में इसने बहुत मतलब इफेक्टिवली वर्क किया कि IBC इफेक्टिव है, तो सरकार का बनाया हुआ कानून फालतू नहीं है। और जब ये आया ना तो ये मोदी रिजीम का फर्स्ट फेज था 2014 to 19, तब गवर्नमेंट की तारीफ भी बहुत हुई कि आते ही इन्होंने दिखाया कि भाई हम लोग आए हैं तो उससे एक चेंज आएगा। तो जो गुडविल अचीव की जो अभी थोड़ा डिटीरियोरेट हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वो गुडविल अचीव करने में ये सारे फैक्टर्स ने बहुत अपना रोल प्ले किया। क्योंकि 2016 में रेरा आया, 2016 में IBC आया,
फिर आपका मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजंस जो है उसको उन्होंने फिर से री इन्फोर्स किया। मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट ऑलरेडी था 1988 का, बेनामी ट्रांजेक्शंस का, लेकिन वो बेनामी वाला फॉलो नहीं होता था। गवर्नमेंट ने बोला कि कानून बना के रखा है तो डब्बे में क्यों रखा है, इसको यूज तो करो, इसको री इन्फोर्स करेंगे। तो तब से वापस स्ट्रिक्ट किया। उसी साल में लोग डिमोनेटाइजेशन कर दिया, 17 में जीएसटी ले आए। तो दे शोड देयर विल कि नहीं हम वो करप्शन ब्लैक मनी के अगेंस्ट और सिस्टम को ठीक करने पे काम करेंगे। और जब उसके रिजल्ट्स भी दिखे कंपनीज की रिकवरी में, तो गवर्नमेंट की मतलब ये बोलते हैं उनकी पॉजिटिव इमेज भी दिखी कि सरकार ने काम करके दिखाया। एंड इस फील्ड में किया है अच्छा, तो कोई डाउट नहीं, उनको क्रेडिट दिया जा सकता है कि इस फील्ड में काम हुआ है, लीगली काम हुआ है। तो एनसीएलटी भी 2016 से ही स्ट्रांग हुई ना। कंपनीज एक्ट 2013 में आ गया था, लेकिन आते ही सीधा एनसीएलटी नहीं आई थी। एनसीएलटी इफेक्टिवली प्रैक्टिस में आई 2016 से। तो ये सब एक साथ हुआ है। और इस पूरे कोड में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एनसीएलटी है। तो कोड के साथ साथ इन्होंने बोला कि एनसीएलटी की बातें तो कब से चल रही है, नाउ इट इज द टाइम। जब आप आईबीसी लाए हो अभी एनसीएलटी को इंप्लीमेंट करो। ये सीएलबी अलग, बीआईएफआर अलग, जो आज एनसीएलटी कर रही है पहले सीएलबी करती थी। नॉर्मल डिस्प्यूट्स आरओसी वाले सीएलबी में जाते थे, लेकिन अगर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करना है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, तो बोले अलग अथॉरिटी बीआईएफआर। तो ये सब जब अलग अलग था ना, उसको एक अम्ब्रेला में लेके आने का काम आईबीसी ने किया। वैसे नहीं करते, बीआईएफआर सीएलबी सब खत्म हो गया, एसआईसीए खत्म हो गया। आपका पुराना जो बचा है उसमें सरफेसी डीआरटी बचा है। हाँ, सरफेसी डीआरटी बचा है। सिंपल रीजन बीइंग डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। और अगर आप नॉन मतलब कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करो तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी। तो आप ऐसे बोल सकते हो एनसीएलटी एंड डीआरटी। डीआरटी इज फॉर नॉन कॉर्पोरेट, एनसीएलटी इज फॉर कॉर्पोरेट, क्योंकि वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वो भी एक ट्रिब्यूनल है, ये भी ट्रिब्यूनल है, लेकिन जो पार्टीज वहां जाती है वो दो अलग अलग, कॉर्पोरेट वर्सेस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वैसे कर दी, बस वो फर्क है। और वो भी अपने सिलेबस में है। हम डीआरटी पढ़ेंगे, हम सरफेसी पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी आईबीसी है। इस पूरे सिलेबस में 90% आईबीसी, वन टॉपिक इज ऑन सरफेसी, वन टॉपिक इज ऑन डीआरटी। तो वो अपन लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि वो एक बहुत छोटे से बोलते हैं ना कैटेगरी को केटर करता है, और कॉर्पोरेट एंटिटी अपनी मेन कैटेगरी है। तो उस पर जो चल रहा है पहले वो पढ़ना चाहिए, बाकी चीजें अपन लास्ट में पढ़ेंगे तो भी चलेगा। उन्होंने अरेंज भी वैसे ही किया, देखो आप इंडेक्स में देख लो। स्टार्ट डीआरटी सरफेसी से नहीं किया, स्टार्ट उन्होंने इंसॉल्वेंसी से किया, ठीक है, आईबीसी से किया। डीआरटी सरफेसी आपको लास्ट में डाल के दिया है, चैप्टर नंबर 24 है एंड में। उसके बाद तो सीधा वाइंडिंग ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ है, क्योंकि वो इतना प्रायोरिटी नहीं है, उसको लास्ट में। हाँ, एग्जाम वाइज पूछेंगे, एक क्वेश्चन आता है उस चैप्टर में, ऐसे नहीं पूछते नहीं है, बट अब जब अपने उसको अप्रोच कर रहे हैं तो पहले हम इंसॉल्वेंसी के बारे में देखेंगे क्या है। अब फर्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले देख लो, यहाँ पे मैंने डिटेल्ड इंडेक्स भी रखा हुआ है पेज नंबर वाइज। तो ये जो डिटेल्ड इंडेक्स है ये आपको आपके ओपन बुक में काम आएगा, बिकॉज यही इंसॉल्वेंसी का पूरा टॉपिक आपका ओपन बुक आईबीसी का सिलेबस है। दिस इज लाइक 80% ऑफ दैट पेपर नंबर 7। अगर आपने ऑप्शन में आईबीसी लिया है तो आप समझो ये जैसे ही आप 40 मार्क का खत्म करोगे, 400 पेज, आपका वो 80 मार्क कवर हो जाएगा। उसमें 20% बचेगा जिसमें मेनली केस लॉज है, वो मैं आपको अलग से बुक दूंगा, जो भी कंटेंट इसमें नहीं कवर हुआ है ओपन बुक का, क्योंकि फिर मिक्सअप नहीं करना है। बट आपको ओपन बुक के दिन पे ये बुक लेके जानी पड़ेगी, बिकॉज आपको जो प्रोविजंस मिलेंगे यहाँ से मिलेंगे, और दूसरी बुक जो पेपर 7 की दूंगा उसमें से केसेस मिलेंगे। ये पूरी मॉड्यूल है, इसमें मॉड्यूल का मैंने कुछ भी गायब नहीं किया, पूरे पूरे टॉपिक हैं। तो आप ये लेके जाओगे तो आपको मॉड्यूल लेके नहीं जानी पड़ेगी। और मास्टर इंडेक्स दे दिया है तो आपको पेज नंबर रेफर करना ईजी हो जाएगा। और पेपर 7 की आपको केस लॉस की बुक दूंगा, वो भी आई थिंक 150 पेज का मटेरियल है। तो उसके अंदर आपको सारे पेपर 7 का जो भी कंटेंट इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में है, इसमें कैसा है, पेपर 6 की मॉड्यूल और पेपर 7 की मॉड्यूल लेके बैठोगे ना, तो सेम टू सेम टॉपिक है, ऐसे सेम जो इसमें है वो इसमें है। तो मैं पेपर 7 में भी आपको फिर और 400 पेज दूंगा, उसका सेंस नहीं है, सेम ही पेज है, सारा कंटेंट ही सेम है। तो वो वाला मैंने सारा इसमें एक बार रख दिया है, और मैं वो नोट्स में से हटा दूंगा। तो वो नोट्स में आपको क्या मिलेगा, खाली इंक्रीमेंटल कंटेंट, जो 6 और 7 में कॉमन नहीं है, जो 7 में एक्स्ट्रा है, बस आपको वही मिलेगा। तो जब आप ये 2 बुक लेके जाओगे तो आपका पेपर 7 का पूरा मटेरियल कंप्लीट। So this is 40 marks for paper 6 and this is 80 marks for paper 7। तो जो आप ये बुक पढ़ रहे हो ये 120 मार्क है, ये 40 मार्क नहीं है। अब इसको 120 मार्क पढ़ के अगर आप माइंड में रख के पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं यार, इतनी बुक के 120 मार्क तो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन 40 मार्क बोल के 400 पेज पढ़ाऊंगा तो मोटिवेशन ही नहीं आएगा। तो मैं पहले 120 बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लगेगा नहीं वैल्यू बढ़ गई इसकी। तो पर पेज जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा वैसा उस हिसाब से। डिटेल्ड इंडेक्स तो आपके सिर्फ एग्जाम रेफरेंस के लिए है, तो इसी में रख दिया है जितना हो सके साथ में। बहुत ज्यादा 10 बुक उठा के ले जाने कोई मतलब नहीं है, वो सब खाली गिमिक है। आजू बाजू वालों को डराना है तो सूटकेस ले जाओ, हाँ, कि भाई सब सोचो अरे यार हम तो एक ही बुक लाए तो 10 लेके आया गए। तो डराना है सबको तो ले जाओ कि चल भाई मैं पूरा, और वही सूटकेस में बुक मत ले जाओ, कपड़े वपड़े भर के ले जाओ, वहीं से फिर घूमने निकल जाना, लास्ट पेपर होगा। तो हाँ, वो अलग। लास्ट टाइम ऐसे मीम्स चल रहे थे कि लोग वो सूटकेस लेके आए थे,
तो एक बुक वाला था, एक कपड़ों वाला था, यहीं से गोवा चलते हैं, एग्जाम खत्म। पॉसिबल ही नहीं है, 3 घंटे हैं, 100 मार्क का पेपर है। आप देख के ऐसा बोलते हैं, अरे इतनी बुक ले जाना, उतनी बुक ले जाना। तुम यार छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, इंडेक्स भी पूरा घुमाने जाओगे 2 आंसर छूट जाएंगे। 100 मार्क का पेपर और 3 घंटे का टाइम, इतना नेक टू नेक है कि अपन जब मन से पढ़ के आते हैं तो पेपर खत्म नहीं होता। मेरा आज तक खत्म नहीं हुआ 100 मार्क का पेपर, बिना देखे जब लिख रहे हैं। अब तुम ढूंढ ढूंढ के कॉपी पेस्ट करोगे, कहाँ 100 मार्क का पेपर कंप्लीट होने वाला है। तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो ये सब गिमिक है, इससे आपका कुछ होने वाला नहीं। ओपन बुक का पेपर तो ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना पड़ता है, बिकॉज वो आप खाली केबीसी की लाइफलाइन की तरह यूज कर सकते हो। 3 लाइफलाइन है, एक एक करके यूज कर लो। जब आपको लगे कि हाँ यार ये मैं भूल गया हूँ, अब मुझे याद है कि इस पेज पे था, तो आप तुरंत से उसको रेफर करके तुरंत लिख सको, या एटलीस्ट हिंट ले सको। देख देख के बच्चों की तरह कॉपी करके लिखना है कोई लॉजिक नहीं है। आप पहले उसको याद करके जाओ। ओपन बुक में ये रिलीफ है कि आप बुक बार बार घुमाओ, पढ़ के जाओ, बट बैक ऑफ द माइंड यू नो सबकॉन्शियसली कि अगर मैं भूल गया तो मेरे पास ऑप्शन है। बट बिना पढ़े चला जाऊं और वहां बैठ के ढूंढता रहो तो 3 घंटे ढूंढता रह जाएगा, नहीं पॉसिबल है। मैंने ओपन बुक एग्जाम दिया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और बहुत लकीली मेरे को एक्सपीरियंस मिला है, तो मैं आपको दे सकता हूँ। और हमारे पेपर में 4 घंटे दिए थे। सीए के न्यू सिलेबस का ओपन बुक का पहला एग्जाम मेरा अटेम्प्ट था, जो मैंने दिया था। तो हम लोग पहला बैच था जिसका ओपन बुक पे इंस्टीट्यूट भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और हमको हमारी बुक्स अलाउ नहीं की थी। हमको वहां जाके उन्होंने बोला अपनी बुक्स बाहर रख दो। आईसीएआई ने हमें अपनी मॉड्यूल दी थी, जो उनकी मॉड्यूल होती है, और वो मॉड्यूल भी एडिटेड थी। उसमें से डिटेल्ड इंडेक्स हटा दिया था और एग्जाम्पल्स हटा दिए थे, प्योर डायरेक्ट का ही प्रोविजंस रखे थे, बाकी सब उड़ा दिया था। एग्जाम के वो चैप्टर के पीछे की समरी, ग्लॉसरी सब हटा दिया था। तो जो उन्होंने हमें मटेरियल दिया ना, उसका कवर पेज सेम है, अंदर का मटेरियल अलग है, प्योर डायरेक्ट। मतलब जो करना है कर लो। और 4 घंटे का टाइम दिया। वो 4 घंटे में भी मैं जितना घर से पढ़ के आया था उतना ही मैं लिख पाया। जो 2 एक्ट में छोड़ के गया था ना, मुझे उसके एमसीक्यू भी नहीं मिल रहे थे, जबकि मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा था। तो भी मैं बैठ के ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा। मुझे लिटरली वो एमसीक्यू फिर अपने मन से सॉल्व करके आना पड़ा, क्योंकि फेमा था। मैं फेमा का एक्ट छोड़ के गया था, बट टाइम नहीं था। बाकी 7 एक्ट में 6 पढ़ के गया था, एक फेमा छोड़ के गया। फेमा के 2 एमसीक्यू पूछे थे, मेरे को नहीं मिले। सोचो, 2 क्वेश्चन नहीं मिल रहे एमसीक्यू। तुम लोग ये पूरा पूरा प्रोविजन ढूंढने बैठोगे तो ढूंढोगे कब, मिलाओगे कब, लिखोगे कब? और वो कौन सा कोई थियरी डायरेक्ट आंसर पूछते, अच्छा ये रहा पूरा 2 पेज छाप, ऐसा तो होगा नहीं, केस होगा। तो सोच के लिखना पड़ेगा। तो वो गिमिक है। और जो लोग या तो आपको सही गाइड नहीं कर रहे, या आपको ट्रैप में फंस गए कि अरे ओपन बुक के मजे हैं, तो एग्जाम कर इतना रोगे ना कि हमारे चक्कर आ जाएंगे कि हमने क्या कर दिया। और इस चक्कर में वो बाकी के 2 पेपर चले जाते हैं जिसमें पूरी मेहनत की आपने। तो सीएफएसएम छोटा पेपर नहीं है, सीआरबीआई छोटा पेपर नहीं है, उसमें फुल मेहनत की, और ये आपने लाइटली लेके अपने हाथ से छोड़ के आ गए। इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे ट्रैप कर लेता है आपकी साइकोलॉजी में, अगर आपने इसमें मेहनत नहीं की। तो ओपन बुक पर तो ज्यादा मेहनत करना, नहीं तो ये पूरा बाकी का ग्रुप बिगाड़ देगा आपका, वो ध्यान रखना। वैसे चलो देखें, चैप्टर 14 इंसॉल्वेंसी पूरा इंट्रोडक्शन है। आज मेरा मोटिव भी वही है कि मैं आपको पूरा एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दूं कि आप इस पूरे सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हो। और जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो चैप्टर का ही पार्ट है, और ये आगे पूरी बुक में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं वो रिलेट होता रहेगा। तो मैं आपको आईबीसी की अभी एबीसीडी सिखा रहा हूँ कि ये आपको कुछ नहीं पता है, पूरा जीरो है। और यहाँ से अपन पहले फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम जब हर चैप्टर पे जाएंगे ना, तो इन बिटवीन ये सारी अथॉरिटीज के नाम या ऑफिसर्स के नाम आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ये होता है। तो पहले उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वैसा चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 1 से आपका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो देख लो। अब यहाँ पे इन्होंने जो चीजें दी है मैं थियोरेटिकली भी कवर कर रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि ये जो बैंक्रप्सी का जो प्रोसेस है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज क्या कुछ चांस है बचाया जा सकता है बिजनेस को, और सेकंड ऑब्जेक्टिव फिर वही रह गया कि नहीं बचाया जा सकता, तो इन्वेस्टर्स के लिए हम मैक्सिमम और क्विक रिकवरी में क्या कर सकते हैं, कितना पैसा उनको वापस लाके दे सकते हैं। नुकसान तो होगा, बट नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है वैसा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब भी कोई बिजनेस में फेलियर्स होते हैं, वो फेलियर्स 2 टाइप के, थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ। एक उन्होंने बोला है फाइनेंशियल फेलियर, और दूसरा बोल रहे हैं दैट इज बिजनेस फेलियर। एक मार्क के पॉइंट्स हो सकते हैं, मीनिंग देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल फेलियर में उन्होंने ऐसा बोला है, इट इज अ परसिस्टेंट मिसमैच बिटवीन पेमेंट्स बाय द एंटरप्राइज एंड रिसीवेबल्स इवन दो द बिजनेस मॉडल इज जनरेटिंग रेवेन्यू। आपका बिजनेस पैसा कमा के दे रहा है, बात को समझना, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि बिजनेस मॉडल फ्लॉप है, लेकिन पेमेंट और रिसीट्स में गैप है। जितना जल्दी पैसा चुकाना पड़ रहा है उतना जल्दी पैसा आ नहीं रहा है, और जो वर्किंग कैपिटल गैप है उस वजह से आप क्राइसिस में जा रहे हो। दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ बिजनेस फेलियर। मांगने वाले पहले आ जाते हैं, देने वाले फोन नहीं उठाते, फंसे रहो फिर। तो जो गैप है ना वो बढ़ता जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप फेल हो रहे हो। बाकी सेल है, उधार में बेचते जाओ, बिकता जा रहा है माल, लेकिन पेमेंट नहीं आ रही, पीछे सबको पेमेंट करना है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कॉल्ड द फाइनेंशियल फेलियर, नॉट बिजनेस फेलियर। दूसरा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं बिजनेस फेलियर। यहाँ पे बोला है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है
वो उतनी कमाई ही जनरेट नहीं कर पा रहा है कि आप कुछ बचा सको, तो आपके मॉडल में प्रॉब्लम है, जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। और एक होता है कि आपका बिजनेस अच्छा है, पेमेंट साइकिल में प्रॉब्लम है, पेमेंट साइकिल इज फाइनेंशियल फेलियर, बट द कोर ऑफ द बिजनेस कि ये नहीं चलेगा, इसकी मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है एटसेट्रा, वो सब जो रीजन है वो आपका बिजनेस फेलियर है। तो दो टाइप के फेलियर्स मार्केट में जनरली देखने को मिलते हैं, ये सब बोला हुआ। चलिए आगे बढ़े, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। सेकंड पेज से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पेज में उन्होंने बोला है, ये टर्म्स पहले क्लैरिफाई किया, आप सब सुनते रहते हो, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन, और अब तो अपने क्या जो पहले याद आता है अपन बोल देते हैं। इंसॉल्वेंसी मुंह में आ गया तो इंसॉल्वेंसी बोल दिया, बैंकरप्सी दिमाग में आया बैंकरप्सी बोल दिया, बट टेक्निकली कोई डिफरेंस है या नहीं है, डिक्शनरी वाइज कोई डिफरेंस है या नहीं, तो बोला डिफरेंस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, लेकिन स्टेजेस वाइज नाम अलग अलग हो जाता है वैसा। अब वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो इंसॉल्वेंसी है वो पहला फेज है। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि आप डेट्स पे करने के लिए केपेबल नहीं हो, एकदम क्लियर लिखा है उन्होंने, बॉक्स में भी है और उसके नीचे देयरफॉर में भी सिंपल भाषा में भी लिखा है। जो इनएबिलिटी है डेटर की, ठीक है, कि भाई मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी फंड्स नहीं है, दैट स्टेज इज इंसॉल्वेंसी। अब देखो यहां से चीजें दोनों तरफ जा सकती है, या तो वो क्या बोल रहे हैं कि देखो अभी फिलहाल ऐसा है कि मेरी पोजीशन टाइट है, पैसा नहीं है, बट इसका मतलब ये कि मैं नहीं है कि मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेज कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं, बट फिलहाल प्रॉब्लम में हूं, अभी फंड्स नहीं। तो दिस इज द फेज ऑफ इंसॉल्वेंसी। आप हाथ पांव मार लो अपने अपने हिसाब से, क्या कर सकते हो। अगर रिवाइवल पॉसिबल है तो डेफिनेटली कोई भी रिवाइवल की कोशिश करेगा, तो भाई थोड़ा टाइम दे दो, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरा बिजनेस थोड़ा ट्रैक पे आ जाए ना, मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे दे दूंगा, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। तो अभी इंसॉल्वेंसी का फेज आया है, बट ये दोनों में से कहीं भी जा सकता है। और आपने बहुत कोशिश की, एक पॉइंट आ गया, भाई अब नहीं हो पाएगा, आई गिव अप, अब पैसे नहीं है, भाई मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब किसी का कोई पैसा दे नहीं पाऊंगा, अब मैंने सारे ऑप्शंस इवेल्युएट कर लिए, बट नहीं हो सकता है। दैट इज द फेज ऑफ बैंकरप्सी, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। इंसॉल्वेंसी इज अ प्रिलिमिनरी और अ टेम्पररी फेज, जिसका एक एंड हो सकता है टुवर्ड्स बैंकरप्सी के, अब खत्म, अब कुछ भी नहीं होगा, डेड एंड आ गया वैसा। तो यही चीज इन्होंने भी यहाँ पे समझाई है, देखो। और आपको अगर वो बॉक्स में लैंग्वेज पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, नीचे देयरफॉर वाला पॉइंट है, डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हो, बात सेम है। इंसॉल्वेंसी इज द इनएबिलिटी ऑफ डेटर टू रीपे देयर डेट्स, द बैंकरप्सी इज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ द लैंड। आपने कोर्ट में जाके अर्जी कर दी, जज को बोल दिया सर मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, ठीक है, अब मैं लोगों के पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। तो जब आप लीगली एप्लीकेशन फाइल कर देते हो तो बोलते हैं यू आर फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी, ऐसा आपने कहीं सुना भी होगा। अभी रिसेंटली पिज्जा हट ने फाइल किया था, फाइलिंग फ्रॉम बैंकरप्सी। टपरवेयर ने फाइल किया, टपरवेयर इज बैंकरप्ट। देखो इतने अच्छे डब्बे बनाओगे तो बैंकरप्ट ही होना है, ये बहुत बड़ा बिजनेस लेसन है। ओवर क्वालिटी नहीं देनी चाहिए। आपने ऐसा डब्बा बना दिया जो लाइफ टाइम खराब नहीं होगा, और अगर हुआ तो आप गारंटी दे रहे हो कि हम फ्री में चेंज करके देंगे, तो आपकी कंपनी चलेगी कैसे? एक एक्सपायरी डेट तो होनी चाहिए ना। आप एक्सपायरी डेट का कंसेप्ट भूल गए, आपने 100 का डब्बा 250 में बेचा, बट आपने फिर भी गलती की, क्योंकि अगर आप यही डब्बा 100 में ही बेचते या 120 में ही बेचते, बट क्वालिटी वैसी ही देते, तो एक कस्टमर आपसे लाइफ में 20 बार डब्बे खरीदता। तो जहां 2500 का रेवेन्यू कमाना था, आपने 250 में उसको मुक्त कर दिया, तो आपकी कंपनी का यही हाल होना है। तो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना मतलब यू आर गोइंग लीगली, कि मुझे एक लिखित में दे दो कि मैं अब कंगाल हो चुका हूँ और अब मैं किसी का कोई पैसा दे नहीं पाऊंगा, और कोई मांगना है तो दिखा दूंगा कि कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई इससे पैसे मत मांगना, हमने देख लिया इसके पास नहीं है, और जितने थे लास्ट में दे चुका है। तो इंसॉल्वेंसी इज द इनिशियल स्टेज, बैंक्रप्सी इज लाइक द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो वाली बात हो गई वैसे। चलिए अब ये ऊपर वाले पॉइंट में, नीचे वाले पॉइंट में बार बार इसी चीज को हर ग्रामर से उन्होंने समझाने की कोशिश कर ली कि आपको कोई एक बात समझ आ जाए। तो मैंने आपको डायरेक्ट स्टोरी दे दी है, तो आपको लैंग्वेज पढ़नी है तो आप बार बार पढ़ सकते हो वैसे। हाँ सब कुछ किया हुआ है, तो पर एक ही सेंटेंस को रिपीट करके पूरा पेज तक उन्होंने खींचा है। अब दूसरा टर्म बचा आपका लिक्विडेशन, ठीक है। तो अब बैंक्रप्सी वर्सेस लिक्विडेशन, बोला लिक्विडेशन वर्ड जो है ना वो कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए यूज होता है, और बैंक्रप्सी अदरवाइज यूज हो सकता है। मैं एक इंडिविजुअल हूं, अगर मैं प्रोप्राइटर हूं, पार्टनरशिप फर्म हूं, अगर मेरी ये सिचुएशन आ जाए तो वो बैंक्रप्सी बोली जाएगी, और अगर मैं कंपनी हूं और मेरी ये सिचुएशन आ जाए तो मैं लिक्विडेशन वर्ड यूज करूंगा। तो बैंक्रप्सी ऑब्लिक लिक्विडेशन, कौन सी पार्टी है उस हिसाब से नाम यूज होगा वैसा है, बट बात वही है। ये भी बात इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है, ये आपको मिलेगा लिक्विडेशन वाले बॉक्स के ऊपर। द टर्म इंसॉल्वेंसी इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट्स। इंसॉल्वेंसी जो वर्ड है ना वो कॉमन वर्ड है, ऐसे समझ लो, और सामने जो
लास्ट फेज है बैंक्रप्सी। ये दो चीजें हैं। इंसॉल्वेंसी इज फॉर ऑल, इसमें आप इंडिविजुअल्स के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हो, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हो। बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन में डिवीजन हो जाता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए है और ये जो है कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, ऐसा डिवीजन है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। एनसीएलटी, हाँ हाँ वो तो ऑब्लिक में चलेगा, एनसीएलटी वैसा है। तो भाई आप अगर इंडिविजुअल हो तो आप एनसीएलटी में नहीं जा सकते, फिर आपके लिए डीआरटी है ना, तो कोर्ट नहीं है, मतलब डीआरटी या एनसीएलटी, तो अपने ट्रिब्यूनल और कोर्ट को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। बट जो वर्ड्स है ना उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज समरी, ये खत्म, ये इनिशियल स्टेज, ये फाइनल स्टेज, बात शुरू यहाँ से होती है खत्म यहाँ पे होती है। यहाँ से कोई रिकवरी कर ले तो बात अलग है, मिल गया रास्ता, पैसे निकाल लिए, धीरे धीरे सेट हो गया, बंद नहीं किया, सबके पैसे लौटा दिए, तो कोर्ट में नहीं जाना पड़ा कि भाई मुझे सर्टिफिकेट दे दो मैं कंगाल हो चुका हूँ, जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ से रिकवरी की तरफ पहले जाओ, नहीं पॉसिबल है तो आखिरी ऑप्शन ये होता है, ऐसे अपने को समझना है। इस पूरे पेज पे यही बात को गोल गोल करके समझाया, एंड दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। डेफिनेशंस और ये सब चीजों पे बना के बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लो, पेज नंबर 3, इस पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सब मॉड्यूल का कंटेंट है, एंड दिस इज नॉट फॉर लर्निंग पर्पस। मैं आपको जो अभी स्टार्टिंग में स्टोरी सुना रहा था, BIFR, SICA, CLB, DRT, सरफेसी, सब कुछ वो सब यहाँ पे लिखा है, जितना मैंने बताया वो आपका कंटेंट है, बट दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, ये रटने मत बैठना ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पेज 3 में आपको जो पहले टॉपिक मिल रहा है, आप अभी पढ़ के देखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जो मैंने बताया, कुछ भी नया नहीं। जो मैंने आपको बोला कि भाई 4.3 ईयर्स का एवरेज था, वो एवरेज की बात भी यहाँ पे उन्होंने की हुई है। और अब जो अपन एवरेज पे आए हैं वो 1-1.5 साल की रेंज में आ चुका है। तो इंडिया का कंपैरिजन जब वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था, यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज से, तो इनके यहाँ पे रिकवरी साइकिल 1 साल का, 1.5 साल का, अपने यहाँ 4.5 साल का। नाम खराब हो रहा था कॉर्पोरेट में कि तुम यार फंडिंग मांगते हो, फॉरेन कंपनीज को इन्वाइट करते हो और ये सब बातें करते हो कि भाई सब लोग आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो। फिर क्या, बड़ी कंपनी जब बाहर से आती है ना, सवाल पहले पूछती है कि हमारे US में तो 1 साल के अंदर सारा पैकअप हो जाता है, 40% पैसा वापस हो जाता है, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 4.5 साल 5 साल लगाते हो और 5% की रिकवरी में सब पैसा खा जाते हैं, तो फिर हम क्यों लगाएंगे? बिजनेस में लॉस होने का रिस्क तो है ही, और बड़े बड़े बिजनेसेस जो US में फुल फ्लेज है वो इंडिया में नहीं चल पा रहे, देखिए मार्केट बहुत अलग है। भी आप लोगों ने देखा वो क्रेड के फाउंडर को व्हाट्सएप ने, मेटा ने हायर कर लिया, न्यूज पढ़ी? कुणाल शाह, क्रेड इंडियन कंपनी है, कुणाल शाह इंडियन फाउंडर है उसके। कुणाल शाह इज नाउ द ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप अंडर मेटा ग्रुप। अब सोचो क्यों उठा के लेके गए। अब व्हाट्सएप को पूरे US में कोई नहीं मिला, क्रेड के फाउंडर को लेके गए इंडिया से। मेटा ने क्रेड में इन्वेस्ट किया, 20% स्टेक खरीदा, 8,500 करोड़, 20% स्टेक, ये क्रेड की वैल्यूएशन है। और क्रेड सामने मांगा क्या, बोले क्रेड का फाउंडर हमको चाहिए, ग्लोबल व्हाट्सएप हेड। अब एक इंडियन कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, 2-2 रुपए कैशबैक दे रही है, वो चलता रहता है उसमें, स्पिन करो, ये करो, वो करो, तो वो सब चल रहा है, लेकिन उसके फाउंडर को लेके गए बिकॉज दे नो कि इंडियन मार्केट में सबको सब कुछ फ्री चाहिए। तो फ्री वाली गेम क्रैक करके पीछे बैकएंड से पैसा कमा के देना वो इंडियन ही कर सकता है, US वाला नहीं कर सकता, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाला परेशान हो गया, बोले 30 दिन फ्री देता हूँ, फिर साल भर फ्री मांगते हैं, तो हम कमाएंगे कब? पर इंडियन पब्लिक को मेन सर्विस फ्री चाहिए, उसके बदले वो हॉटस्टार पे 10 ऐड देख लेगा पर चाहे पैसा नहीं देगा। ठीक है, टाइम है मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए, 50 रुपए महीना नहीं दूंगा, 2 घंटे ऐड देखता रहूंगा, सेम ऐड पूरा दिन देखूंगा, रट जाऊंगा, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। तो जो जिद्दी है ना, जो फिर फाउंडर भी ऐसा चाहिए, क्योंकि इंडिया का फाउंडर लाओ। क्योंकि व्हाट्सएप, मैं रिसेंटली भी देख रहा था, व्हाट्सएप ने भी बहुत सारी पेड सर्विसेज स्टार्ट की, जैसे व्हाट्सएप पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। अभी जैसे मैं अपना ग्रुप बना रखा है, तो पहले मैं ग्रुप नहीं बनाता तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखा। अब ऐसा अगर आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हो तो आप ब्रॉडकास्ट से अनलिमिटेड मैसेज नहीं भेज सकते। अब उसमें ऐसा हो गया कि नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट लिमिटेड हो गई मंथली, 30-35 ब्रॉडकास्ट आप कर सकते हो मंथली। मतलब अगर अपना 10 जन का, 20 जन का, 50 जन का मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया और उसमें एक मैसेज डाल दिया तो वो एक एंट्री काउंट हो गई। तो पूरे महीने में मेरे नंबर से खाली 30 या 35 ब्रॉडकास्ट मैसेज ही जा सकते हैं, कितनों को भी कर लो, लिमिट कर दिया। उसके बाद अगर मुझे करना है तो वो पैसे चार्ज करेगा, वो भी बिजनेस अकाउंट में मुझे पहले व्हाट्सएप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर्सनल में नहीं, और उसमें मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे वो मेटा को पर मैसेज, 80 पैसा 90 पैसा पर मैसेज। तो मैं अगर एक, तो मेरे ब्रॉडकास्ट में अगर 100 लोग हैं और मैंने उन सबको 100 को एक मैसेज डाला है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, तो वो 80 पैसा के हिसाब से मेरे से 80 रुपए चार्ज करेगा। ऐसी सर्विसेज पेड बेसिस पे व्हाट्सएप लेके आ रहा है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू मोनेटाइज, क्योंकि पब्लिक देती नहीं है पैसा, दूसरे जुगाड़ ढूंढती है।
अब ऐसे तो अब लोग ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि अब ब्रॉडकास्ट बनाने जाओ तो ये पंगा है, तो ग्रुप बना लेंगे। अब वो जब तक ग्रुप को चार्जेबल नहीं करेगा, लोग फ्री का तो लोग ढूंढते रहते हैं, ये चार्जेबल हो गया क्या फ्री है, ये चार्जेबल हो तो पैसा नहीं देना। तो वो पैसा निकलवाने के लिए उनको फिर अपने अंदर का एक दिमाग चाहिए कि इनके जैसा ही ढूंढ के लाओ जो इनसे पैसा कमा के दे सके। कम व्हाट्सएप पे पेमेंट ऑप्शन भी तो आ गया, अब व्हाट्सएप से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट एप्स में व्हाट्सएप का मार्केट शेयर आधा परसेंट है। फोन पे चल रहा है सबसे हाईएस्ट, 46% मार्केट शेयर फोन पे। लोग पेमेंट के लिए फोन पे यूज करते हैं। उसके बाद पेटीएम आता है, गूगल पे आता है, फिर भीम यूपीआई सरकार का खुद आ जाता है। व्हाट्सएप ने बोला यार तुम मैसेज पे लिख रहे हो भैया 5,000 रुपए भेज रहा हूँ, बाजू में बटन है, रुपी का साइन है, क्लिक कर भेज दे। तू जाता है यहाँ से छोड़ के फोन पे पेटीएम पे, फिर वहां स्क्रैच कार्ड करता है, ये करता है, थंब लगाता है, यूपीआई डालता है, क्यों मेहनत कर रहा है? लेकिन इंडियन कस्टमर मेहनत कर रहा है, उसकी आदत नहीं जाती, उसको 10 ऐप यूज करने को चाहिए, एक इंटीग्रेटेड ऐप समझ नहीं आता, जबकि इतना कन्वीनियंट है। तो ये सब चीजों की वजह से ना उन लोगों को इस तरीके के अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं कि यहाँ का दिमाग उठा के लाओ। ग्लोबल हेड बना दिया, इंडिया हेड भी नहीं बनाया उसको। सोचो, क्योंकि पैसा नहीं कमा पा रहे वो लोग अपनी बुद्धि से, इंडियन मार्केट ऐसा है, ये सब चीजें लोग देख के आते हैं ना। तो इंडिया में डेटा खराब था, सुधारने की जरूरत थी। अब देखो आगे क्या हुआ। इसके बाद नीचे जो टॉपिक दिया वो भी वैसे ही है, आईबीसी का बैकग्राउंड दिया हुआ है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये भी कोई एग्जाम के लिए लर्न करने के लिए नहीं है, मैंने मेंशन किया हुआ है नॉलेज पर्पस ओनली, खींचा हुआ है फालतू का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशंस भी आ रही है बीच में, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। डेफिनेशन के टेक्निकल पार्ट है, शांति से डिस्कस करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लेवल पे चलते हैं, थोड़ा सा क्विकली आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ, सीधा पेज नंबर 5 पे। मैं भी डेफिनेशन नहीं ले रहा हूँ। उसमें बोला है कि आईबीसी जो है अपना, हम लोग बोलते हैं आईबीसी कोड, आईबीसी कोड नहीं, आईबीसी में सी खुद कोड है, या तो आईबीसी बोलो या आईबी कोड बोलो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो आईबीसी कोड नहीं बोला जाता, आईबीसी ही बोला जाएगा, क्योंकि वो सी मतलब है ना, ऑलरेडी कोड आ गया उसके अंदर, वैसा है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016, इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ये कोड बनाया गया, वो एक पूरा आंसर हो सकता है थियरी वाला, आपको देख के समझ आ ही जाएगा कि ये वो आपके टिपिकल थियरी आंसर्स है, जिसके चांसेस कम रहते हैं क्योंकि उनके पूछने के लिए बहुत कुछ है, बट स्टिल आंसर बनता है। पहले बोला टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स, पार्टनरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स, टू प्रोवाइड फॉर अ टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, नॉट वाइंडिंग अप। मैंने आपको बोला पहले बचाने की कोशिश होती है, फिर जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो बंद करने का सोचते हैं। तो इसलिए आपको इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब सोल्यूशन ढूंढना, वो आपको पहले हमेशा दिखेगा। तो जो मैंने आपको बोला, पुराने लॉज को कंसोलिडेट करो, अमेंड करो, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं कोड एंड नॉट एक्ट, ठीक है। दूसरा, टू एंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स। जो मैंने आपको बोला 100 का 40 अगर मिल रहा है, क्यों टाइम वेस्ट करके उसको 15 पे लेके जा रहे हो? मैक्सिमाइज करो कि जिसका बेचारे का नुकसान हो गया, नुकसान तो हो गया, वो तो देखो साइकोलॉजिकली मेंटली मान चुका है, बट उसका नुकसान मिनिमाइज तो करो। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो है वो रहेगा। दूसरा, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो लोग बिजनेस करने से डरेंगे कि भाई 100 लगा रहा हूँ, अगर कुछ उल्टा पड़ा तो इसमें से कुछ वापस नहीं आएगा। 100 का 40, 100 का 30 भूल जाना। इंडिया में ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, फिर वो नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करता है वैसा। तो इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। देखो अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग कंपनियों में पैसा लगाएंगे ही नहीं, लोग पैसा लगाएंगे नहीं तो उधार कहाँ से मिलेगा? बिजनेस तो क्रेडिट पे चलता है, कैपिटल तो बाहर से लानी पड़ती है। कैपिटल देने वाला डर रहा है, अरे भैया डूब गया तो छोड़ो, कौन शेयर में पैसा लगाए, कौन डिबेंचर में पैसा लगाए? क्रेडिट नहीं अवेलेबल होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा वैसा। तो उस दिन इलॉन मस्क का स्टेटमेंट सुन रहा था, बोले इंडिया में यूएस में ये फर्क है, जो एआई में हो रहा है उस पर उनका स्टेटमेंट था। बोले यूएस में अगर आपको कोई रिस्की प्रोजेक्ट चालू करना है ना, पागल हो जैसा जैसा मैं करता हूँ, इलॉन मस्क को लोग पागल बोलते हैं, कुछ भी करता है, बोले बहुत बैठे हैं पैसा देने के लिए, सरकार भी बैठी है, वो डरते नहीं है। बोले हम रिस्क कैपिटल है, उन्होंने वर्ड यूज किया, बोले वी आर रेडी टू टेक रिस्क। अगर किसी प्रोजेक्ट में 10% सक्सेस रेशियो है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, 1% भी ओके, हम रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो 1% सक्सेसफुल हो गया तो जो बनेगा उसकी वैल्यूएशन आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो हमको समझ आती है। बोले इंडिया में डरते हैं लोग, क्या गारंटी क्या गारंटी क्या गारंटी, गारंटी किसी चीज की नहीं है। तो बोला बैंक लोन भी उसको देता है जिसका बिजनेस 100% सक्सेसफुल है, श्योर शॉट है, और श्योर शॉट बिजनेस फिर होता भी छोटा है, क्योंकि उस लेवल पे जा ही नहीं पाओगे। और वो जो रॉकेट छोड़ रहा है, वो रॉकेट के सक्सेसफुल होने की गारंटी कौन दे सकता है? इसरो भी नहीं दे सकता। वो भी रॉकेट छोड़ता है तो कितनी बार नहीं भी काम करता है, और आप एक्सपेक्ट करते हो, बट फिर भी बोले हमको फंडिंग बहुत आराम से मिलती है। इसलिए बोला आप देखो यूएस में जो भी पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने कुछ इनोवेट किया है, वो सारे यूएस से क्यों है? बिकॉज फंडिंग मिलने में डर नहीं लगता, पैसा मिलता है, और अगर डूब भी गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोले हम बिना डरे पैसा उठा के काम करते हैं। 3 रॉकेट ब्लास्ट हो गए इलॉन मस्क के, रास्ते पे आ गया था, फिर भी चौथा वाला छोड़ा और वो सक्सेसफुल हो गया। बट वो करते करते उसकी सारी कैपिटल पैसे सब खत्म हो गए थे, बट उसके बाद भी उसको फंडिंग मिल रही है।
तो लोग वो चीज पे बिलीव कर रहे हैं कि अगर 1% भी चांस है, वो गलतियों से सीख रहा है, इंप्रोवाइज कर रहा है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो गया ना तो कुछ बड़ा बनेगा। फिर वैल्यूएशन देख लो कहाँ जा रही है। वर्ल्ड का पहला ट्रिलियनर ऑन पेपर इलॉन मस्क, ट्रिलियन में नेटवर्थ किसी भी पर्सन की, भले कुछ घंटों के लिए थी, फिर नीचे भी आ गई, लेकिन वो वैल्यू टच की उन्होंने, क्योंकि उस चीज को वो लोग रिस्क लेने के लिए रेडी है, रिस्क कैपिटल। तो वही फर्क है। तो इंडिया में अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल करवाना है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी है, तो ऐसे लॉ जरूरी है। बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, सबका ध्यान रख के चलो कि भाई किसी का नुकसान मत करो, जितना हो सके उनका पैसा रिकवर करके दो। इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई, जैसे आपको पता है स्टॉक मार्केट में सेबी है, ठीक है, वैसे अपने कॉर्पोरेट लॉज में आप देख रहे हो एमसीए मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो अलग अलग अथॉरिटीज है, आईआरडीए है, ठीक है, ट्राई है, यहाँ पे अथॉरिटी है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंक में आरबीआई है, स्टॉक मार्केट में सेबी है, एपेक्स बॉडी, इससे ऊपर कोई नहीं है, भगवान है। तो ये है आईबीबीआई, दिस इज फादर ऑफ द सिस्टम, वैसे आप बोल सकते हो। तो आईबीसी में सबसे बड़ी कोई अथॉरिटी तो आईबीबीआई, आपको ध्यान रखना है, ये भी टॉपिक में आगे आने वाला है। तो इनको एस्टैब्लिश किया टू प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर कनेक्टेड एंड इंसिडेंटल मैटर्स, वो तो चलता रहेगा, रेगुलेशंस आते रहेंगे। बोलो समझ आ रहा है? तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आगे देखते हैं, अब हम टेक्निकल चीजों पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आईबीसी या इंसॉल्वेंसी कोड जो है आपका, उसको उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर किया, तो बोला टोटल इसके अंदर ना 255 सेक्शन है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, आगे पढ़ना है। और इस पूरे कोड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पांचों पार्ट्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट पार्ट वहां लिखा हुआ नहीं है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो पार्ट 1 करके, पीछे तो है, इस लिस्ट में खाली नहीं लिखा है, स्किप हो गया। पार्ट 1 इज प्रिलिमिनरी, ठीक है, आप लिख लो वहां पे। पार्ट 2 से तो लिखा हुआ है सारा, खाली उसके ऊपर 5 पार्ट्स लिखा है, उसके बाजू में लिख लो पार्ट 1 इज प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में एक्ट का नाम, उसका शॉर्ट टाइटल, उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी कमेंसमेंट डेट, ये सब चीजें होती है। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेक्शन में जो डेटा होता है ना, वो कि एक्ट इस तारीख से आया, इसका ये नाम है, शॉर्ट में ऐसा बोलेंगे, बस उतना लिखा है। दूसरा जो पार्ट है, पार्ट 2 ऑफ द आईबीसी, दैट डील्स विद इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। कंपनीज के बारे में जो भी सेक्शंस आपको मिलेंगे ना, वो पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 3 किन के लिए बात करेगा? बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। देखो यहाँ जो मैंने लिखा था ना, कुछ इससे आपको रिलेट होगा। बैंक्रप्सी की बात जो की है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, वो पार्ट 3 में है। कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए जो लिक्विडेशन की बात की है, वो पार्ट 2 में है। तो सेक्शंस को वैसे रीअरेंज किया हुआ है। पार्ट 4 जो है इस कोड का, वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बात करता है। देखो आईबीसी को गवर्न करने के लिए ऑफिसर्स और स्टाफ की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पार्ट 4 में। इसमें अलग अलग नाम आएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे, एजेंसीज होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इनके बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और पार्ट 5 जो है वो लास्ट पार्ट है, मिसलेनियस, जो कुछ वहां कहीं कवर नहीं हुआ, जनरलाइज करना है, वो यहाँ पे डाल दिया। तो पूरा आईबीसी आपका 5 पार्ट्स में कवर्ड है। पहला प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन, दूसरा कॉर्पोरेट एंटिटीज क्योंकि वो प्रायोरिटी है, तीसरा बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल क्योंकि वो उसके बाद आते हैं, फोर्थ इनके पिलर्स जो इनके प्रोफेशनल्स है वो, और पांचवा मिसलेनियस। तो 5 पार्ट्स में पूरा डिवाइडेड है। टोटल 255 सेक्शंस, काफी सारे रेगुलेशंस और काफी सारे शेड्यूल्स मिलेंगे, तो वो अपने पढ़ेंगे वैसे। तो ये आपको सारा बता रहा हूँ कैसे। अब ये सारी बातें इन्होंने आगे नेक्स्ट पेज पे बाइफरकेट कर करके समझाइए, जो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि पार्ट 2 में सेक्शंस कितने हैं, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए देखना है तो अपने डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे लर्न नहीं करना है। पेज 6 पे आपको दिखेगा पार्ट 2। पार्ट 1 में सेक्शन नंबर 1 से लेके 3। पार्ट 2 में जो पूरा टॉपिक है वो कॉर्पोरेट पर्सन या कंपनी से रिलेटेड है, तो सेक्शन 4 से लेके 77 तक ये सब अपने आगे चैप्टर्स में आने वाले, समझो इंडेक्स है ये। उसके बाद पार्ट 3 ये आपका इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, ये स्टार्ट होगा सेक्शन 78 से, ये जाएगा 187 तक, ऐसे डिवीजन है। फिर आएगा पार्ट 4, ये आपके अथॉरिटीज के बारे में 188 से लेके 223 का ब्लॉक है। और मिसलेनियस वाला ब्लॉक जो है उसमें आपको सारे शेड्यूल्स मिलेंगे, टोटल आई थिंक 11-12 शेड्यूल्स है, ये 224 से 255। दिस इज द एंटायर बाइफरकेशन ऑफ द कोड, ऐसे डिवाइड किया हुआ है। और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको इसमें चीजें मिलती जाएंगी वैसे। हाँ, इसमें आते हैं, ये सेक्शंस में आते हैं। और अमेंडमेंट जितने भी है आपको मैंने हाईलाइट करके दिए हैं, तो जैसे पढ़ते जाओगे ना आपको मिलता जाएगा। हाँ, सब कुछ है अपने में, सब कवर किया। आपके एग्जाम के लिए जितने एप्लीकेबल है वो सारे मैंने इसमें कवर कर दिए, कुछ बाकी नहीं है। अब अगले सेशन से और अमेंडमेंट्स भी हैं, बट वो फिर जून 27 के लिए आएंगे। अपनी कट ऑफ डेट है 31 मई 2026। फर्स्ट वीक ऑफ जून में बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, वो आपके लिए नहीं है। अब अगली बार पढ़ना पड़ेगा अगर, तो वो वाले अमेंडमेंट ऐड होंगे।
तो उस वजह से लिमिट चेंज होंगी, वैसा है। तो ये एक आपको मोटिवेशन के लिए भी आप ले सकते हो कि इसी बार निपटा देना, ना तो फिर नई बुक लेनी पड़ेगी वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो पेज नंबर 10 पे देखना, नीचे आपको एक बॉक्स दिखेगा, देखा? ऊपर का भी सेक्शन 11 छोड़ दो, अब सेक्शन 11 जो ऊपर दिया है ना उसके बाजू में लिख लो दिस इज कवर्ड लेटर। पेज 10 पे सेक्शन नंबर 11 जो ऊपर है ना, ये थोड़ा मॉड्यूल में अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। पेज नंबर 10 पे दिस विल बी डिस्कस्ड लेटर, यहाँ से नहीं पढ़ना है। आगे के चैप्टर में पूरा सेक्शन रिपीट है, ये इन्होंने ना इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में समझो इन बिटवीन रख दिया, जो फ्लो में नहीं आ रहा। तो अभी बीच में यहाँ घुसूंगा तो मजा नहीं आएगा आपको, तो मेरे को वैसे नहीं जाना है, ये कवर हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ से नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, मेरा बोलने का मतलब वो एक्स्ट्रा है। मैंने रख दिया, बाद में देखा मैं हटा देता तो बेटर था। ऑब्जेक्टिव्स और आइडिया अबाउट द कोड, कि भाई क्या चल रहा है, व्हाट इज, ये पढ़ना था। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंक्रप्सी क्या होती है, लिक्विडेशन क्या होता है, ठीक है। हाँ, और जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपको समझना है। अभी आगे जो कंस्ट्रक्टिवली पढ़ना है वो पार्ट पे भी मैं आ रहा हूँ, वो आपको समझ आएगा। पेज नंबर 10 पे जो नीचे है सेकेंड हाफ में एक बॉक्स है, उसमें आपको कुछ नाम दिख रहे हैं एक्ट के, आईबीसी की वजह से जिन पे असर पड़ा है वो। द कोड रिपील्स द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ये ब्रिटिशर्स के टाइम के बने हुए इंसॉल्वेंसी के कानून थे, आईबीसी आने के बाद इनको हटा दिया गया। तो 2 एक्ट कैंसिल हो चुके हैं, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते। और जो बाकी नीचे 11 एक्ट की लिस्ट आपको दे रखी है, उन एक्ट्स में जगह जगह नेसेसरी अमेंडमेंट्स हुए, और ये आपके जाने पहचाने एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, इनकम टैक्स, ये भी गया अभी 1961, अब आ गया 2025। इनकम टैक्स एक्ट आपका 1961 खत्म हो चुका है, ये लास्ट एग्जाम है। अगले साल से फिर 2025 नया कानून, फिर नया एक्ट आ गया मेरे लिए, फिर नए सेक्शन आ गए, तो सब फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ाई मेरी भी खत्म नहीं हो रही है। हाँ, ये सारे पीजीबीपी, सैलरी, ये वो सब सेक्शन नंबर जो इतने साल से रटे हुए थे, अब वो गए। अब आपका डेटा और मेरा डेटा सेम है, 0, ठीक है। उस पॉइंट से दोनों को याद करना है, देखो वैसा है। तो अब हमारा भी कहाँ खत्म हो रहा है, अब एक्ट चेंज हुआ है तो सेक्शन नंबर चेंज ही हो गए। अब वो 32 में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, कुछ और होगा। देखो स्ट्रक्चर मोर और लेस सिमिलरिटी होगी, बट नंबरिंग चेंज हो जाए। तो नंबर्स तो मुझे सारे ऑलमोस्ट नए ही पढ़ने पड़ेंगे, तो वो तो होते ही है। हाँ, तो नहीं ऐसा तो नहीं होगा। मेरा भी एक्ट देखना बाकी है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। कि अगर हम लोग हो गए ना तो ऐसा होगा कि हमें तो न्यू ही एडॉप्ट करना है। हाँ, जो इतने साल से प्रैक्टिस करते हैं उसको तो वो पहले भुलाना पड़ेगा और फिर एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये चैलेंज है। और वो स्टूडेंट्स के पास से सीखता हूं, जो लोग आते हैं आईबीसी अभी नया ऐसे तो नहीं था, तो हम मनीषा ने बोला था कि फर्स्ट हाफ लोग अपना नाम करते, सेकंड हाफ वो मेरे को पढ़ाते हैं उनके पास करना ही पड़ता है, भुलाना सबसे हार्ड है। वही मूव ऑन नहीं हो पाता ना। नहीं, हमने तो बहुत मूव ऑन किया हुआ है, बिकॉज सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स से जीएसटी पे आए, कंपनीज एक्ट जो आपका ये है पुराना वाला 1956, हाँ, तो वहाँ कंपनीज एक्ट 1956 से 2013 पे आया है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए। अब ये बड़ा चेंज अब वापस एक आया है जिसमें पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा वैसा है। हाँ, वो तो कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, तो पढ़ना ही पड़ेगा। सरकार क्या सबको दौड़ाती रहती है, सब काम पे लगे रहो। कानून बनाने वाला भी काम पे लगा रहेगा, फॉलो करने वाले भी लगे रहेंगे। आप देखो मैं 15 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, मैं भी अभी नया पढ़ूंगा ही ना। जब मेरा नहीं छूट रहा तो आप क्या सोच रहे हो कि लास्ट लेवल है? ऐसा तो होने वाला है ही नहीं सर, होना भी नहीं चाहिए ना। अपडेट्स तो जरूरी है, बोर हो जाते हैं सेम टू सेम पढ़ा के। अब मैं इस बार अभी अमेंडमेंट ढूंढ रहा था, मैंने अभी पिछले 10-15 दिन में एलओडीआर रेगुलेशन पूरी बहरे घुमा ली, आईसीडीआर पूरा घुमा लिया, टेक ओवर पूरा घुमा लिया, तब जाके ये सब बना है, आईबीसी पूरा घुमा लिया। बट वो सारा नया रेफर करते करते आपको काफी चीजें नई मिलती है, फिर से आप एक बार उसको रेफर करते हो तो अपडेट रहते हैं, और कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं, पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए आगे देखें। अब यहां से हम उस टॉपिक पे जा रहे हैं, अगेन इंफॉर्मेटिव है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। दीज आर द पिलर्स ऑफ दिस कोड। आईबीसी गवर्न कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकली मैनेज कैसे हो रहा है, कौन कौन सी अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व है। 5 अथॉरिटीज की बात यहाँ पे की है, एक एक करके अपन समझ लेते हैं। और मैं लाइन टू लाइन नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ उसका ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि होते क्या है। तो आप सिर्फ सुनोगे तो भी आपको ध्यान में रहेगा, कुछ लिखना है तो अपने वर्ड्स में लिख लेना, मैं लिखवा भी दूंगा। सबसे पहला जो पिलर है आईबीसी का, दैट इज द एपेक्स बॉडी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज आईबीबीआई। यही है, मतलब माई बाप है, ये पापा है आईबीसी के, इनसे ऊपर कोई नहीं है, समझ लो वैसा है। और इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कब से हुआ, तो बोला 1 अक्टूबर 2016। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें तभी गवर्न हुई थी।
ये सब कुछ मैनेज करते हैं, मतलब पूरा आईबीसी इनके अंडर ही आता है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, सब इसके ऊपर कोई नहीं, समझ लो वैसा है। शॉर्ट स्टोरी अभी यही है। बाकी अगर आप बात करो इनके स्ट्रक्चर की, तो ये आपको सेक्शन 188 सब सेक्शन 2 दिख रहा है। पॉइंट टू पॉइंट जा रहा हूँ, बाकी फिर पूरा वापस डिटेल में बाद में देखेंगे। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। इनका परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, जैसे कंपनी का होता है। असेट्स परचेज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, किसी पे केस फाइल कर सकते हैं। जो एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे आईबीबीआई के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शॉर्ट स्टोरी इतनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आईबीबीआई बोर्ड है, जो अथॉरिटी है, उसमें चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा और भी मेंबर्स होते हैं। इनकी जो एज का क्राइटेरिया और टर्म ऑफ ऑफिस है वो भी आपको दे रखा है। जनरल वही 5 साल का टर्म और 65 की एज, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ऐसा अपन ने बहुत सारी एजेंसीज में पढ़ा हुआ है, कॉमन पॉइंट है वैसा है। बाकी सारे भी सेक्शन इसमें आएंगे, बट वो अभी का टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। मैं वापस इस पे लैंग्वेज पे आऊंगा, बट आज नहीं। फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे ना, तो इन्होंने बोर्ड के पावर्स, बोर्ड के फंक्शंस, ये सब कुछ बताया हुआ है, बट ये थियरी वाला पार्ट हो जाएगा, इसको भी सब कुछ स्किप करके चलो। मैं सिर्फ आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारी अथॉरिटीज का। आप सीधा आ जाओ नेक्स्ट अथॉरिटी पे। आईबीबीआई का बेसिक तो समझ आया, एपेक्स बॉडी है, पूरा कोड रेगुलेट करते हैं, और जितने भी लोग हैं वो सब इनके जूनियर है, इतना बेसिक अभी ध्यान रखना है। पेज 15 पे आप देखो, सेकेंड पिलर दैट इज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स मतलब वो लोग जो ऑफिसर लेवल पे आईबीसी को मैनेज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे कोई कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जिसको रिपेयर करना है, तो कोई प्रोफेशनल हेल्प तो लगेगी। तो जो बंदा प्रोफेशनली उस चीज को मैनेज करेगा वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। आप जो लिक्विडेटर वर्ड समझते आए हो, ये वही है। लिक्विडेटर का काम यही कर रहा है, वैसे रखो। अगर कोई कंपनी की हालत खराब है, उसको प्रोफेशनली सुधारना है, इनको बुलाया जाता है। और अगर किसी कंपनी को बंद करना है तो भी इनका ही काम है। दीज आर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, वैसा है। तो अभी आईबीबीआई जो भी बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने, हाँ, एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे ये लोग काम करते हैं। तो जो एपेक्स बॉडी है आपकी, मैं थोड़ा आपको रिलेट करा देता हूँ, इसलिए मैं बुक की लैंग्वेज के साथ नहीं जा रहा हूँ। बेसिक पहले कनेक्शन समझना है। आईबीबीआई जो है वो आपकी एपेक्स बॉडी है। आपको आगे मैं और भी इसके लिए एग्जांपल्स दे दूंगा, अभी इतना ध्यान रखो। ये जो है आईपी, ये है आपके इंडिविजुअल ऑफिसर्स या फिर प्रोफेशनल्स जो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, ये आपके ऑफिसर्स है, वैसा हो गया। और आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी ये काम कर सकते हो। सीए, सीएस, सीएमए, ये प्रोफेशनल्स में से कोई भी जनरली ये काम करता है। आईपी अपने नाम के आगे आप खुद नहीं लगा सकते, ये आपको समझना है। ये एक पोस्ट है, जैसे आपकी सीएस की डिग्री है, ये भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपको अचीव करनी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या होता है, आईबीबीआई से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जैसे आप सीएस की मेंबरशिप लोगे ना, वैसे। बट आईबीबीआई ना डायरेक्टली ये काम नहीं करता, आईपीस के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं करता। इन्होंने बीच में एक इंटरमीडियरी बनाई है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लेवल पे क्या है। ये जो है ना, ये स्टूडेंट है, ये कॉलेज है, और ये यूनिवर्सिटी है। ऐसे समझ लो, बेस्ट तरीका है इसको रिलेट करने का। अब आप स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट वीएनएसजीयू में जाके तो एग्जाम दोगे नहीं, आप कॉलेज ज्वाइन करते हो। कॉलेज को अथॉरिटी किसने दी कॉलेज बनने की? यूनिवर्सिटी ने। तो यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को लाइसेंस दिया है कि देखो भाई, आप अपने यहाँ लेक्चर्स चलाओ, आप अपने एग्जाम कंडक्ट करो, हम उसको रिकग्निशन देंगे। और आपके यहाँ जो बच्चा एडमिशन लेगा, वो जो एग्जाम देगा, उसको डिग्री हम देंगे। तो आप सूरत के कोई भी कॉलेज से पढ़ाई करो, आपको डिग्री एट दी एंड वीएनएसजीयू की मिलती है। तो ये एक सेंटर है खाली, ठीक है। हाँ, इंटरमीडियरी है, इसके लिए वर्ड उन्होंने भी वही यूज किया है। ये एजेंसी है, इंटरमीडियरी है, ऑफिस है, फ्रंट एंड ऑफिस, लेकिन जो बैक एंड में है वो ये है। तो जब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, जैसे आप एक सीएस हो, आपको अगर लिक्विडेशन का, आईबीसी का काम करना है, तो यू नीड टू हैव दिस मेंबरशिप। मेंबरशिप लेने के लिए आप जाते हैं यहाँ पे हो। ये लोग क्या करते हैं, एजेंसी वाले, ये ना आपका एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसका एग्जाम होता है, ठीक है, फिर इसके लेक्चर्स होते हैं 50 आवर्स के, 50 आवर्स की कोचिंग होती है। वो कोचिंग ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये कॉलेज है, एग्जाम लेंगे, आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है, टेस्ट लेंगे। और जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो सर्टिफिकेट इनका नहीं होता, सर्टिफिकेट किसका होता है? आईबीबीआई का। तो जो डिग्री आती है वो सीधा यूनिवर्सिटी से आती है, आईबीबीआई की रजिस्ट्रेशन। तो यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद एजेंसी, यू आर रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई। आप एग्जाम यहाँ पे देते हो, किसी भी एक आईपीए में आप दे सकते हो, लेकिन आपको डिग्री यहाँ से मिलती है।
दिस इज द मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना, सब बातें यहाँ पे लिखी। इंडिया में अगर हम आईपीए की बात कर रहे हैं तो जो आईपीए मैं आपको बता रहा हूँ एजेंसी, 3 आईपीए है और तीनों कौन कौन सी है वो बड़ा ऑब्वियस है। एक आईपीए है आईसीएआई की, एक आईपीए है आईसीएसआई की, और एक आईपीए फिर से आईसीएआई जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, क्योंकि नाम दोनों का आईसीएआई है, इसमें भी झगड़ा है। तो तुम लोगों ने कहा आईसीएआई कर लिया, केस हो गया था। इनका था आईसीएमएआई, आईसीडब्ल्यूए, इन्होंने कर दिया आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अभी आप लोग जाके आए तो देखा होगा। तो ये लोग बोले यार हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तुम कॉस्ट अकाउंटेंट, फिर एब्रीवेशन सेम में कंफ्यूजन आ रहा है, तुम आईसीएमएआई रखो ना, तुमने कहा सीएसीए कर दिया। तो इस पे फाइट हुआ था काफी, लेकिन वो चल रहा है अभी ऐसा, तो ब्रैकेट में सीएमए लिख देते, तो है दोनों में है। देखो ईगो इशू कहीं पे भी आ सकता है, बोले तुम्हारा कौन सा अलग सा, बोले हम भी तो कॉस्ट अकाउंटेंट है। टेक्निकली वो लोग ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिकल कन्वीनियंस भी होती है ना, स्टूडेंट कितना कंफ्यूज हो जाएगा, वो चीज है, तो ये मैटर है। बट ये 3 प्रोफेशनल जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्हीं की एक एक आईपीए सेटअप की गई है। इंडिया में 3 है, एंड आईपीए इज अ सेक्शन 8 कंपनी, छोटा काम नहीं है ये। और इसमें कंडीशन है मिनिमम पेड अप 10 करोड़ रुपए, तभी सेटअप हो सकती है। तो ऐसा हर कोई नहीं सेटअप कर सकता। तो ये जो तीनों है, इनके पास है 10 करोड़ रुपए, ये सेटअप कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने अपने प्रोफेशनल्स के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स, इन्होंने ये सेटअप किया हुआ है। आईआईपी समथिंग ऐसे आगे पीछे नाम लगा रखा है, बट तीनों ये इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी आईपीएज हैं। तो आप अगर सीएस हो तो आप इस आईपीए के थ्रू एग्जाम दे दो, 50 घंटे के लेक्चर अटेंड कर लो और एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। जब आप अप्लाई यहाँ पे करोगे तो डिग्री आपको कौन भेजेगा? आईबीबीआई, मेंबरशिप तो वही भेजेगा आपको, सर्टिफिकेशन वहीं से आएगा। योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय आईबीबीआई, उस नाम का रजिस्ट्रेशन होगा। बट आपने एग्जाम कौन सी कॉलेज से दी? ये कॉलेज से दी, आईपीए से दी। बात समझ आ रही? तो ये है इनका आपस में कनेक्शन कि आईबीबीआई कौन है, आईपीए कौन है और आईपी कौन है। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो पूरे सिलेबस में ना आईपी, आईपीए, आईआरपी, आईबीबीए घूमते रहोगे। तो मैं पहले वो क्लियर करा रहा हूँ कि पहले फाउंडेशन समझ लो कि अप्रोच कैसे करना है, बाकी चीजें फिर बुक लेवल पे लैंग्वेज अपन देखते रहेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं। तो आपको लिखना है तो ये चीज नोट कर लेना। तो आईपी में क्या क्या होता है आपको उसका बेसिक बता दिया। इनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बोलते हैं, अलग अलग नाम उसमें भी आते हैं, बट बेसिक अभी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। आप बन सकते हो ये, अगर आपको आगे आपकी इंटर्नशिप में चांस मिलता है ये काम करने का और आपको इंटरेस्ट आता है, तो एज अ प्रोफेशनल सीएस आफ्टर आईसीएसआई मेंबरशिप, आप ये मेंबरशिप आईसीएसआई के थ्रू ले सकते हो। ये तो सब अभी सीएस बनने के बाद, ये सब जो है वो तो आपका सीएस बन जाओ, मेंबर बन जाओ, उसके बाद हाँ, मैं अभी तो आपका इंटर्नशिप बाकी है, बट जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तब आपको ये करना है तो आप कर सकते हो। जैसे रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो, वैसे ही ये भी कर सकते हो, सिमिलर चीज है। इवन अभी जिन्होंने लेक्चर दिया था सबका बहुत वो था हम पे ऊपर के, अगर आप लोग इंटर्नशिप के साथ एग्जाम दोगे ना तो पास होने के चांसेस। अच्छा ये नहीं, वो ठीक है, उनका पॉइंट गलत नहीं है, बट टाइमिंग का कंस्ट्रेंट है। वो उस सेंस में आपको बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज का एक अपना इम्पैक्ट होता है, एंड वो मैं भी अग्री करता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज से आपकी ये चीज और रिफाइन हो जाती है, आपकी राइटिंग रिफाइन हो जाती है, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस में काम करते हो ना, फिर आप वही चीजें लिख के आ जाते हो, तो चेकर को दिखता है इसको नॉलेज है, नॉलेज के मार्क्स मिल जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि आफ्टर 9 hours ऑफ ड्यूटी यू कैन नॉट डू दिस साइमल्टेनियसली, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि अभी तक आपको कुछ पता नहीं है, सब नया है। अरे नहीं, वो अप्रोच नहीं है सबका, क्योंकि स्टूडेंट का अप्रोच बुक वाला है। आपने जो 12th तक जैसा बच्चे को तैयार किया है ना, अब वो उस चीज के लिए रेडी नहीं है। ये अप्रोच पहले से होता ना तो 12th के बाद वो रेडी रहता कि यार ठीक है, साथ में बुक साथ में पढ़नी है, आपके लिए बुक ही भगवान है, आपको इसको याद करना है। आप याद करने में लगे रहते हो, याद करने वाले पैटर्न से आपको निकालने में मेरा दम निकल जाता है। फिर ऑफिस के साथ साथ आप पे प्रेशर रहेगा, अरे इतने पेज पढ़ने, इतने पेज पढ़ने, वो नहीं होता। हाँ इंटर्नशिप भी और पढ़ाई साथ में, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। पर वो तो ऐसा सर 3-4 डिग्री कर रहे थे सीएस, तो डिपेंड करता है कहीं कहीं। पढ़ने में और प्रैक्टिकल नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं कि भाई प्रैक्टिकल होगा तो पढ़ने में इजी पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें कोरिलेट हो जाती है, कुछ नहीं होती, वो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफर कर सकता है, तो कोई सही गलत वाली बात नहीं है। वो कैसा है कि सबका पीओवी अलग है, तो उसमें अपने नहीं जा सकते। अब वो कैसा है कि देखो, यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे, फिर पढ़ाने वाले पे डिपेंड कर जाता है कि जिससे भी आप पढ़ रहे हो, अगर वो आपको पढ़ाते पढ़ाते वो चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली रिलेट करा सकता है,
तो आप बिना ऑफिस के भी क्लियर कर सकते हो। फिर आप खाली वो थियरी रटने पे लगे हुए हो तो दिक्कत है, इसलिए वो सब कुछ डिफर करेगा, तो अपने वो तो वेरिएबल हो सकता है। ये बात क्लियर होगी, समझ आएगी। तो आईपी कौन होते हैं उसका एक बेस मैंने आपको बता दिया, ये पेज 15 पे इसके बारे में थियरी दी है, बट अगेन बेसिक पे जा रहे हैं अपन। फिर उसके बाद पेज 16 पे आप देखोगे ना, तो आईपीए के बारे में बोला हुआ है। अब आईपीए के बारे में जो मैंने आपको बताया यहाँ पे वो सब है इसमें, आप खाली ना उसके हेडिंग के साथ ये सेक्शन 8 वाली बात लिख के रख लेना। ये बता देता हूँ कहाँ आप लिख सकते हो, पेज 17 पे भी लिख सकते हो। पेज 17 पे आप देखो ऊपर वो 3 आईपीए के नाम है जो मैंने आपको लिखवाए, ये 3 है ना। अब वहां पे लिख सकते हो कि आईपीए आर यूजुअली अ सेक्शन 8 कंपनी, यूजुअली मतलब होती है सेक्शन 8 कंपनी होती है ये। नहीं, प्रॉफिट तो कमा ही सकते हैं, डिविडेंड नहीं बांट सकते। कितना पेड अप कैपिटल भी तो लगाया है। देखो ये सब तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मुझे वहां से मिला है। 10 CR वाला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको लिखवा रहा हूँ। आप एटलीस्ट सेक्शन 8 कंपनी और ये 10 करोड़ वाली बात कोट भी करनी है तो कर सकते हो। ऐसा कुछ जो रियल डेटा है वो कोट करने में कोई मार्क्स नहीं कटते, उसका कोई प्रेशर नहीं, जितना रियलिस्टिक लगोगे उतना अच्छा ही है ना। तो ये एक पार्ट हो गया। और नेक्स्ट पार्ट जो आईपीए में आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बोला कि रजिस्ट्रेशन तो आपको आईबीबीआई से ही मिलेगा, वो बात तो मैं समझा चुका हूँ, तो वो पॉइंट तो है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ सेम जैसे अपने आईसीएसआई में होता है, आप जैसे आईसीएसआई से अभी एग्जाम अपियर कर रहे हो तो आपको ना एक आईसीएसआई की मेंबरशिप तो मिलेगी। अब मेंबरशिप करने के लिए आपके 3 लेवल्स के एग्जाम, आपकी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं और आपकी इंटर्नशिप है, ये आपको करनी होती है। ये 3 चीजें आप पूरी करते हो फिर आप आईसीएसआई के मेंबर बनते हैं। तो मेंबरशिप इज वन थिंग, बट फिर अगर आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है तो आपको ना उसके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी लेना पड़ता है। तो दिस इज वन थिंग एंड दिस इज अनदर, 2 चीजें अलग है। अब अगर आपको जॉब में जाना है तो यू डोंट नीड सीओपी, अगर आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है तो यू मस्ट हैव सीओपी। वैसा हो गया। सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर आप आईपीए के पास जाते हो, आप एग्जाम अपियर कर लेते हो, आप मेंबरशिप ले लेते हो, ये एक चीज है, बट दिस इज नॉट इनफ। मेंबरशिप के साथ साथ उन्होंने एक और फॉर्मेलिटी बोली है पेज 16 पे, ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट, शॉर्ट में एएफए देखा ये, ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट। दिस इज लाइक योर सीओपी। आप आईपी बन गए, बट अगर आपको एज एन आईपी किसी कंपनी का काम लेना है तो यू नीड टू हैव दिस। मेंबरशिप आपको आईबीबीआई देता है, वो बात अपन कर चुके हैं, लेकिन सीओपी जो है वो आपको आईपीए से लेना पड़ता है। इसकी भी तो बेचारे कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, खाली आपने दुकान बना के रखा है कि वहां जाके फॉर्म भर दो, होना चाहिए ना। तो जो ये एएफए है आपको, ठीक है, ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट्स, वो आपको आईपीए से लेना होगा। और ये एनुअल रिन्यूअल पे होता है, जैसे सीओपी होता है ना, तो सीओपी की एनुअल फीस होती है, हर साल आपको एनुअल फीस भरनी पड़ती है। मेंबरशिप में भी होता है, मेंबरशिप की भी एनुअल फीस होती है, हम लोग भरते हैं ना। सीए की मेरी एनुअल मेंबरशिप फीस है 1000 रुपए प्लस जीएसटी, सीएस की है 2000 रुपए प्लस जीएसटी, सीएमए की अलग है। तो जितने आप तो आईपी बनोगे ना, आप स्टूडेंट हो, नहीं आप स्टूडेंट हो के कॉलेज खोलोगे, हाँ आप स्टूडेंट हो तो फिर आप आईपी हो ना, प्रोफेशनल हो। ये तो एजेंसी है ना आईपी है तो, हाँ वो तो एजेंसी, वो कॉलेज है, ठीक है, जहाँ पे आपको एग्जाम देना है। तो अपने तो स्टूडेंट है ना, अपने को तो डिग्री चाहिए। हाँ तो ये जो आईपीए है उसमें जाके एग्जाम दो, डिग्री आपको आईबीबीआई से मिलेगी, लेकिन मेंबरशिप रिन्यूअल ये लोग एएफए के तौर पे सीओपी ये लोग देंगे। ये सब बातें यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। वैसा ये बेस आपको बता रहा हूँ क्या बोला हुआ है। चलो ये लिखा है ना ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट, देखो ना पेज 16 पे। वो देगा ये आईपीए हमें एएफए कौन दे रहा है आपको, आईपीए दे रहा है। और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका आया वो आईबीबीआई से आया है, ठीक है। तो ये तीसरा पिलर है आपका, आईबीबीआई हो गया, आईपी हो गया, आईपीए हो गया, तीनों का कनेक्शन समझ आया। अब फोर्थ वाले पे चलो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सिंपल एनसीएलटी, एक लाइन में इंट्रो खत्म। पूरा एडजुडिकेशन जो है वो एनसीएलटी कर रहा है फॉर कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट हो तो डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वो बात आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगी। है सब कुछ थियरी में इसी में है, बट अभी मैं लैंग्वेज के साथ जाऊंगा तो कंप्लीट नहीं होंगे सारे टर्म्स, मुझे सिर्फ टर्म समझाने आपको बस। तो पेज 17-18 पे ना आपको एनसीएलटी और डीआरटी दोनों के नाम दिख जाएंगे, और उससे ऊपर अभी डिटेल में अपन नहीं जा रहे।
दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि जब मैटर एनसीएलटी या डीआरटी का हो तो सिविल कोर्ट बीच में नहीं आ सकता। ज्यूरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जो मैटर एनसीएलटी का है सिविल कोर्ट बोलेगा सर हमारे पास पावर नहीं है, आपको एनसीएलटी में ही जाना पड़ेगा। सेम गोज फॉर डीआरटी। तो एनसीएलटी एंड डीआरटी आर सुपीरियर टू सिविल कोर्ट इन टर्म्स ऑफ दिस ज्यूरिसडिक्शन रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी। एक बेसिक स्टोरी है, मैं टिक करा दूंगा, अभी सिर्फ पॉइंट आया ध्यान में तो बता रहा हूँ। लास्ट पिलर है इसका, लास्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आईयू जिसको बोल रहे हैं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। डेटाबेस है। अभी डेटाबेस काम कैसे करता है वो समझो। देखो ये जो इंसॉल्वेंसी के मैटर है, लड़ने कहाँ जाना पड़ता है? एनसीएलटी में। एनसीएलटी एविडेंस तो मांगेगी कि भाई सच में, अब देखो लड़ने जाता कौन है? जिसके पैसे फंसे हुए हैं। अब कंपनी में पैसे लगे हुए हैं, रिकवरी नहीं हो रही, तो जो क्रेडिटर है वो जाएगा कि सर मेरा पैसा निकलवा दो। एनसीएलटी बोलती पहले हमें थोड़ा जांच पड़ताल तो करने, तो क्या हुआ है, कितना पैसा फंसा है। तो इसमें प्रोसेस ये है, इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम बनाया, सेम जैसे आपका स्टॉक मार्केट में एनएसडीएल सीडीएसएल है, कि सारा स्टॉक मार्केट का डीमैट डेटा एनएसडीएल सीडीएसएल पे है। कल को सेबी को कुछ भी पता करना हो, पहले किसको पूछना है? एनएसडीएल सीडीएसएल। भाई तुम क्या बोलते हो, तुम्हारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से शेयर होल्डर कौन है? सेम बात यहाँ पे भी है। तो जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो डिस्ट्रेस में हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, जिनमें क्रेडिटर्स का पैसा फंसा हुआ है, उनका सारा डेटा क्रेडिटर्स जो है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को सबमिट कर देते हैं डिजिटली। ऑनलाइन फाइल्स अपलोड कर दो, डेटाबेस उनको दे दो। फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या करती है? दूसरी पार्टी जो कंपनी है और जो डेटर्स हैं उनसे कंफर्म करती है कि भाई ये क्रेडिटर्स ऐसा बोल रहे हैं कि आप इनके पैसे नहीं दे रहे हो, ये बात सही है क्या? जवाब दे दो इतने दिन में। अब उनका क्या जवाब आता है क्या नहीं आता है, उसके बेसिस पे जब वेरीफाई हो जाए कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी उस कंप्लेंट को या उस डेटा को ऑथेंटिकेट कर देता है कि जो क्रेडिटर्स हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके आए हैं इस कंपनी के बारे में वो सही है और पैसे फंसे हुए हैं और ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो चुका। अब ये चीज एज एन एविडेंस काम करती है जब मैटर एनसीएलटी में जाता है कि आईयू जो बोल रहा है एनसीएलटी उसको मानेगी, जैसे सीडीएसएल की बात से भी मानती है। बात समझ आ रहा है? ये एग्जैक्टली वैसे। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इन शॉर्ट एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस रिपोजिटरी, जहां पे किसी भी कंपनी का सारा डेटा स्टोर होता है, फाइनेंशियल डेटा, जो डेटा बाद में ये रिकवरी मैटर्स में एनसीएलटी का एज अ प्रूफ काम आता है। ऑनलाइन डेटा, जैसे आपका आरओसी का सारा डेटा एमसीए के पोर्टल पे है, सेम वैसा हो गया। तो इसको इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के तौर पे इन्होंने समझाया हुआ है। वैसे बोलो स्टोरी समझ आ रही है? तो इतना ध्यान रखना, ये सारा हिसाब किताब लेखा जोखा जो भी है आईबीसी के लिए जो चाहिए वो एक सॉफ्टवेयर सर्वर के ऊपर स्टोर्ड है। बस इतना भी ध्यान रखोगे भी तो काफी है, बाकी लैंग्वेज में देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ तक ये पिलर्स सारे समझ आ गए। अब लास्ट पार्ट, उसमें भी सिर्फ एक टॉपिक दे रहा हूँ, फिर अपने टॉपिक एंड करेंगे क्योंकि पूरा कुछ नहीं पढ़ना। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर समझ लो। दिस इज डेफिनेशंस। अगेन सिर्फ इंट्रोडक्शन। यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया, पेज 20 पे आप देखना, जब डेफिनेशंस देने की बात आई तो नॉर्मली आप देखते हो कंपनी लॉ, जीएसटी, इनकम टैक्स, सब में सेक्शन नंबर 2 इज योर डेफिनेशन सेक्शन। ये फेवरेट है, हमेशा सेक्शन 2 ही आता है। यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शंस हैं जिनमें डेफिनेशंस है भर भर के। एक सेक्शन 3, एक सेक्शन 5, एक सेक्शन 79। 3 सेक्शन है और ये एकदम क्लैरिटी से पता होना चाहिए किसमें क्या है। नहीं तो क्या होगा ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बोले सर कभी सेक्शन 3 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, कभी 79, तो अलग अलग क्यों है? उसका कुछ रीजन है, डेफिनेटली रीजन है, और रीजन खाली आपको मैं समझा रहा हूँ। सेक्शन नंबर 3 जो है ना, वो आपको जनरल डेफिनेशंस देता है जो पूरे आईबीसी में कहीं भी काम आ सकती है। जनरल सेक्शन है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी वन कैटेगरी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। लेकिन सेक्शन 5 आप देखोगे ना, तो वो आपके कोड के पार्ट 2 से रिलेट करता है। अभी मैंने आपको बताया था 5 पार्ट्स थे। पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा कंपनीज कॉर्पोरेट पर्सन, तीसरा इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म, चौथा ये आईपी आईपीएस, और 5वां मिसेलिनियस। तो पार्ट 2 किसके लिए था? कॉर्पोरेट कंपनीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए जितनी भी डेफिनेशंस देनी थी वो सब सेक्शन 5 में रखी। तो सेक्शन 5 ओनली रिलेट्स विद पार्ट 2 ऑफ द कोड, नथिंग एल्स। क्लियर हो गया? सेक्शन 3 जनरल है, सारे पार्ट्स पे वो अप्लाई हो सकता है। कॉमन वर्ड्स जो होते हैं ना पूरे कोड के, जो किसी भी सेक्शन में हो सकते हैं, वो आपको 3 में मिल जाएंगे। लेकिन जो पार्ट 2 के लिए है वो स्पेसिफिक सेक्शन 5 में। तो आप कोई भी डेफिनेशन में पढ़ो सेक्शन 5, तो आपको पता चल जाएगा ये पार्ट 2 या कॉर्पोरेट पर्सन से रिलेटेड है। तीसरा सेक्शन 79, ये रिलेटेड है इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स। आपका कोड का पार्ट 3 समझ आया, उसी में था। तो देखो कनेक्शन अगर आप देखोगे तो ऐसा है। ये भी खाली पार्ट 3 से ही होता है। हाँ, लिखा ही है उसमें। आपको पता है कि भाई आपके कोड में टोटल 5 पार्ट्स हैं।
ठीक है, ये पूरे 5 पार्ट से आपको पता है, ये हमने देख लिया कौन कौन से। इन्होंने ऐसा बोला कि जो पार्ट 2 है ना उसके लिए हमने बनाया डेफिनेशन सेक्शन 5, जो पार्ट 3 है उसके लिए हमने बनाया डेफिनेशन सेक्शन 79, और इन सभी के लिए जनरल हमने बनाया सेक्शन नंबर 3 जनरल। अब अगर 5 और 3 में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, 3 के 5, स्पेसिफिक के जनरल, स्पेसिफिक ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल, तो ये बनाया उसी के लिए। तो 3 तो क्या है सबके लिए कॉमन है, बट अगर कहीं ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए या ऑपोज हो जाए तो फिर जो जिसके लिए स्पेसिफिक है पहले वो ये बाद में वो तो इम्प्लाइड होगी जनरल है। तो ये 3-3 सेक्शन अलग अलग होने का ये कारण है, ये डिवीजन है वैसा। तो अब ये इन जनरल आप थ्रू आउट ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया इस चैप्टर में आपको ये तीनों की डेफिनेशंस की पूरी लिस्ट दे दी, आगे का टॉपिक ही वही पूरा। देखो आपको याद होगा मेरे जीएसटी के नोट्स में भी ऐसे ही था, मैंने सीजीएसटी का ना सेक्शन 2 पूरा रख दिया था, 121 डेफिनेशंस थी, तो हमने कहा लाइन टू लाइन पढ़ी। अब बोला जो काम की है वो इधर आके पढ़ लेंगे, डेटाबेस है आपका। तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही किया, देखो पहले सेक्शन 3 की ना काफी सारी डेफिनेशंस है, सारी नहीं है, जितनी उनको सही लगी उन्होंने रखी है। हाँ, फिर सेक्शन 5 इसमें से पढ़ेंगे अपन, काफी सारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। और 5 के बाद लास्ट में 79 तो दी नहीं है, 5 ही दी है। हाँ, तो 79 बीच में आएगी तो ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल वाली है, फिर कुछ केसेस है। ठीक है, तो ये आपको पूरा इस चैप्टर का मैंने सिर्फ आज एक फ्रेमवर्क बताया, अभी इसमें लैंग्वेज वाला पार्ट बाकी है, तो क्योंकि बड़ा चैप्टर भी है। अब देखो सब कुछ आपके दिमाग में ना वो कैटेगरी वाइज फिक्स हो गया, ये क्या क्या चीजें हैं। पहले इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, फिर उसके बाद अथॉरिटीज के बारे में है, फिर सेक्शंस है। तो अब जब इनके बारे में अपन डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो आपको एक एक टॉपिक रिलेट होगा कि क्या चल रहा है वैसे। तो कल से फिर वही करेंगे, लैंग्वेज के साथ खत्म करते हैं, जितना इस चैप्टर में रिलेट हो सकेगा मैं देख लूंगा उतना करा दूंगा, जो नहीं रिलेट होगा वो फिर अगले चैप्टर में ही कवर करते जाएंगे जैसे जैसे आता जाएगा। ठीक है, बोलो कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया? फाउंडेशन क्लियर है, दिमाग में बैठ गया?